पीएम मोदी ने एक बार फिर विपक्ष को चारों खाने चित कर दिया है। पीएम मोदी की रणनीति के आगे विपक्ष के लिए टिक पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लोकप्रियता के मामले में भी पीएम मोदी के सामने विपक्ष का कोई भी नेता टिक नहीं पा रहा है। राहुल गांधी लाख कोशिश कर रहे हैं पीएम मोदी के खिलाफ भ्रामक प्रचार कर लोगों को अपने पाले में करने की, लेकिन उनकी दाल नहीं गल रही है। देश के लोग मजबूती से पीएम मोदी के साथ खड़े हैं, तभी तो सोशल मीडिया पर लोग पीएम मोदी के साथ जुड़ते जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए तुष्टीकरण की राजनीति को हवा दे रही है। इजराइल के सुप्रीम लीडर खामनेई की हत्या पर कांग्रेस के लोग पीएम मोदी पर निशाना साध रहे हैं कि पीएम मोदी इस पर चुप क्यों हैं। वो अमेरिका और इजराइल पर निशाना क्यों नहीं साध रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि दुनिया का कोई भी देश आपस में लड़े, उससे भारत को क्या मतलब। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने ईरान अमेरिका इजराइल जंग को लेकर पीएम मोदी पर फिर से निशाना साधा है। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट करके कहा है कि दुनिया अब एक अस्थिर दौर में प्रवेश कर चुकी है और आगे मुश्किलें बढ़ेंगी। राहुल गांधी ने भारत की तेल सप्लाई पर खतरे का जिक्र किया और पीएम मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाया है। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा है कि दुनिया एक अस्थिर दौर में प्रवेश कर चुकी है, आगे तूफानी समुद्र है। भारत की तेल सप्लाई खतरे में है क्योंकि 40% से ज्यादा इंपोर्ट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरता है। एलपीजी और एलएनजी की स्थिति तो और भी खराब है। जंग अब हमारे पिछवाड़े तक पहुंच गई है। जहां भारतीय महासागर में ईरानी युद्ध तोप को डुबा दिया गया, फिर भी प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा। ऐसे वक्त में हमें एक मजबूत हाथ की जरूरत है, लेकिन भारत के पास एक समझौतावादी प्रधानमंत्री है जिन्होंने हमारी रणनीतिक स्वायत्तता सरेंडर कर दी है। दर्शकों, राहुल गांधी पहले भी विदेश नीति पर पीएम मोदी को घेरते रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पीएम मोदी की चुप्पी से भारत की स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस कमजोर हो रही है। वहीं कांग्रेस ने भी इस पर सपोर्ट किया और कहा कि सरकार को संसद में जवाब देना चाहिए। हालांकि बीजेपी ने इसे राजनीतिक बताकर खारिज कर दिया। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि पीएम की साइलेंस स्ट्रेटजी है और भारत न्यूट्रल रहकर काम कर रहा है। वहीं आप दर्शक भी पीएम मोदी के साथ खड़े हैं तो कमेंट सेक्शन में यस और वी सपोर्ट पीएम मोदी जरूर लिखें, ताकि विपक्ष को साफ संदेश जाए कि देश के लोग पीएम मोदी के साथ खड़े हैं। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में कि कैसे कांग्रेस चौतरफा घिर गई है। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। दर्शकों, असम की राजनीति में कांग्रेस को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के 3 निलंबित विधायकों ने अपनी पुरानी पार्टी का साथ छोड़कर आधिकारिक तौर पर बीजेपी का दामन थाम लिया है। गुवाहाटी स्थित बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में एक भव्य कार्यक्रम के दौरान कमलाख्या डे पुरकायस्थ वसंत दास और शशिकांत दास ने पार्टी की सदस्यता ली। ये घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ जब कुछ दिन पहले ही कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेन बोरा भी बीजेपी में शामिल हुए थे। वहीं हरियाणा से भी कांग्रेस के लिए एक बुरी खबर आई है। हरियाणा ओबीसी कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष तेलुराम जांगरा ने कांग्रेस छोड़ने का ऐलान किया है। राज्यसभा चुनाव में ओबीसी वर्ग को टिकट न देने पर उन्होंने नाराजगी जताते हुए कांग्रेस छोड़ी है। इस संदर्भ में उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र भेज दिया है। वहीं 10 बार बिहार के सीएम पद की शपथ लेने वाले नीतीश कुमार ने गुरुवार को राज्यसभा चुनाव 2026 के लिए नामांकन कर दिया है। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित एनडीए के सीनियर नेता मौजूद रहे। पिछले साल विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद नीतीश कुमार ने 10वीं बार सीएम पद की शपथ ली थी। वहीं अब उनके राज्यसभा जाने के फैसले ने सभी को चौंका दिया। नीतीश कुमार वर्ष 2005 से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। इससे पहले नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य में नए मुख्यमंत्री और राज्य की नई सरकार को उनका पूरा सहयोग और मार्गदर्शन मिलेगा। वहीं अब लगभग ये भी साफ हो गया है कि बिहार में पहली बार बीजेपी का सीएम बनना तय है। तो देखा आपने कैसे एक तरफ तो कांग्रेस के लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, वहीं बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राज्यसभा बनने को लेकर जबरदस्त सियासी बयानबाजी हो रही है। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के इस्तीफे और राजनीतिक घटनाक्रम पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने इसे जनता के साथ धोखा बताते हुए कहा कि बीजेपी के दबाव में नीतीश कुमार को इस्तीफा देने पर मजबूर किया गया और अब अगला मुख्यमंत्री महज एक रबर स्टैंप होगा। तेजस्वी ने नीतीश कुमार के बेटे निशांत के राजनीति में आने का समर्थन करते हुए कहा कि जेडीयू के भीतर ही कुछ लोग बीजेपी से मिलकर पार्टी को खत्म करना चाहते हैं। उन्होंने दावा किया कि वे पहले ही मुख्यमंत्री बदलने की भविष्यवाणी कर चुके थे और वर्तमान हालातों को देखते हुए उनकी सहानुभूति नीतीश कुमार के साथ है। दर्शकों, नीतीश कुमार की सेहत को लेकर अफवाह उड़ाकर
तेजस्वी यादव ही उनका इस्तीफा मांग रहे थे, लेकिन अब जब नीतीश कुमार इस्तीफा देने जा रहे हैं तो इससे भी विपक्ष के पेट में दर्द हो रहा है। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्षा सोनिया गांधी ने कहा है कि खामनेई की टारगेटेड हत्या पर केंद्र सरकार की चुप्पी कोई तटस्थ रुख नहीं बल्कि एक हार मानना है। लेकिन एनालिस्ट पीएम मोदी के इस नजरिए को स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की पॉलिसी का संकेत मानते हैं, जिसका मकसद ईरान के रिश्ते को यूएस और इजरायल से अलग करना है। पीएम मोदी का 2016 का तेहरान दौरा एक मील का पत्थर बताया जाता है। उन्होंने पाकिस्तान को बाईपास करते हुए चाबहार को डेवलप करने के लिए ईरान और अफगानिस्तान के साथ एक ट्राइलेटरल एग्रीमेंट साइन किया था। हालांकि भारत ने 2019 में ईरानी तेल इंपोर्ट करना बंद कर दिया, जिससे इकोनॉमिक एंगेजमेंट में काफी गिरावट आई। लेकिन फिर भी विपक्ष के लोग प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। राहुल गांधी ने ईरान पर अमेरिकी इजरायली हमले को उसकी संप्रभुता का उल्लंघन बताते हुए उसकी निंदा करने के साथ ही मध्य पूर्व के देशों पर ईरान द्वारा किए जा रहे हमलों की भी स्पष्ट निंदा करते हुए इस मामले में भारत सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाए। ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता खामनेई की हत्या के संदर्भ में सवाल उठाते हुए राहुल गांधी ने पीएम मोदी से पूछा कि विश्व व्यवस्था को नए हिसाब से तय करने के लिए किसी राष्ट्र के प्रमुख की हत्या का क्या वो समर्थन करते हैं। ईरान के संदर्भ में सरकार के रुख पर निशाना साधते हुए नेता विपक्ष ने कहा कि चुप्पी अब दुनिया में भारत की हैसियत कम कर रही है। वहीं बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने पलटवार कर राहुल गांधी और विपक्ष को करारा जवाब दिया। एक्स पर पोस्ट कर राहुल गांधी ने लिखा कि जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी, प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई और विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने माफी की अपील करने या फांसी की पूरी तरह से निंदा करने से इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि ये स्थिति पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है जिसमें भारत दखल नहीं दे सकता। तर्क: उस समय सत्ता में मौजूद देसाई सरकार ने सावधानी से डिप्लोमेसी और दखल न देने की पॉलिसी अपनाई, जिसका मकसद मिलिट्री शासन को भड़काना नहीं था। विपक्ष की निंदा: जबकि सरकार न्यूट्रल रही, विपक्ष की नेता इंदिरा गांधी ने फांसी की कड़ी निंदा की, इसे न्यायिक हत्या बताया। उन्होंने फांसी को पाकिस्तान के अंदर और बाहर कुछ खास स्वार्थी तत्वों की साजिश का शिकार बताया। काली गाय का अलग बथान यानी कांग्रेस। वहीं एक दूसरी पोस्ट में एक दस्तावेज शेयर कर निशिकांत दुबे ने एक्स पर लिखा कि नेहरू जी की ताकत भी देखिए, ब्रिटिश सरकार के डर से ईरान की लोकतंत्र समाप्ति पर भी मौन धारण करना है। यह पत्र प्रधानमंत्री जी ने ईरान के तत्कालीन राजदूत ताराचंद जी को भेजा। वहीं निशिकांत दुबे ने बीजेपी नेता बीएल संतोष के एक पोस्ट को शेयर कर लिखा, जिसमें लिखा था कि हमेशा रोने धोने वाली ब्रिगेड को यह समझना चाहिए कि पिछले 12 सालों में हर एक अशांत इलाके, इराक से यूक्रेन तक के हर एक भारतीय को निकाला गया और सुरक्षित घर लाया गया। बीजेपी नेता बीएल संतोष ने जिस खबर को शेयर किया है उसमें लिखा है कि इजरायल से लोगों को निकालने पर यूएस ने कहा आपकी सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकता। यूएस असेंबली से नागरिकों ने कहा कि वो इजरायल से लोगों को निकालने में मदद नहीं कर सकता। तो देखा आपने कैसे बीजेपी ने बता दिया है कि अमेरिका जैसा देश भी अपने नागरिक को युद्ध के क्षेत्र से निकालने में हाथ खड़ा कर देता है। लेकिन पीएम मोदी की लीडरशिप में भारत ने कभी भी अपने नागरिकों को युद्ध क्षेत्र में अकेला नहीं छोड़ा। भारत ने मिडिल ईस्ट में बातचीत और कूटनीति से समाधान निकालने की बात दोहराई है। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि खाड़ी देशों में करीब 1 करोड़ भारतीय हैं जिनकी सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। दर्शकों, दिल्ली की चर्चित आबकारी नीति मामले में एक नया मोड़ आ गया है। दिल्ली शराब घोटाले के मामले में केजरीवाल और सिसोदिया समेत आम आदमी पार्टी के 23 नेताओं को राहत तो मिल गई, लेकिन संकट अभी भी बरकरार है, क्योंकि राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले से सीबीआई कतई संतुष्ट नहीं है और अपना पक्ष मजबूती से रखने के लिए अब दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया गया है। दायर की गई याचिका में सीबीआई के द्वारा राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले में गंभीर खामियां बताई गईं। सीबीआई ने अपनी अपील में कहा कि विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने मामले में मिनी ट्रायल चला दिया और एजेंसी के सबूतों को पूरी तरह समझे बिना ही आदेश पारित कर दिया। एजेंसी ने यह भी कहा कि जज ने अभियोजन पक्ष के मामले को चुनिंदा तरीके से पढ़ा और पूरे षड्यंत्र को समग्र रूप से नहीं देखा। ये मामला 2021-22 की दिल्ली की नई आबकारी शराब नीति से जुड़ा है, जिसके बाद इसे वापस ले लिया गया था। सीबीआई ने अपनी अपील में ये कहा है कि विशेष न्यायाधीश ने साजिश के मूल आधार को नजरअंदाज कर दिया और छोटे छोटे विरोधाभासों पर ज्यादा ध्यान दिया। एजेंसी के अनुसार जज ने आरोपियों की भूमिकाओं को अपनी अलग समझ के आधार पर परिभाषित किया। ये मामला 2021-22 की दिल्ली की नई आबकारी शराब नीति से जुड़ा है, जिसके बाद वापस ले लिया गया था। सीबीआई ने अपनी अपील में कहा है कि विशेष न्यायाधीश ने साजिश के मूल आधार को नजरअंदाज कर दिया और छोटे छोटे विरोधाभासों पर ज्यादा ध्यान दिया।
एजेंसी के अनुसार जज ने आरोपियों की भूमिकाओं को अपनी अलग समझ के आधार पर परिभाषित किया, जो अभियोजन के प्रस्तुत मामले से अलग थी। वहीं हाईकोर्ट इस अपील पर 9 मार्च को सुनवाई करेगा। अगर हाईकोर्ट को लगता है कि ट्रायल कोर्ट ने कानून की गलत व्याख्या की है या पर्याप्त आधार होते हुए भी आरोप तय नहीं किए गए, तो मामला दोबारा ट्रायल के लिए भेजा जा सकता है। वहीं यदि हाईकोर्ट ट्रायल कोर्ट के फैसले को सही मानता है, तो आरोपियों को मिली राहत बरकरार रहेगी। वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल फांसी घर मामले में विशेषाधिकार समिति के सामने 6 मार्च को उपस्थित होंगे। उन्होंने समन पर कमेटी को चिट्ठी लिखकर इस बारे में अवगत कराया। केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि दिल्ली प्रदूषण से जूझ रही है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, हर तरफ कूड़े के ढेर हैं, अस्पतालों में दवाइयां नहीं हैं। दिल्ली विधानसभा ने फांसी घर पर प्रश्न पूछने के लिए मुझे बुलाया है। मैंने विशेषाधिकार समिति को पत्र लिखकर सूचित कर दिया है कि उनके समन के अनुसार मैं 6 मार्च को उपस्थित रहूंगा। पारदर्शिता को ध्यान में रखते हुए समिति से मेरी विनती है कि कार्यवाही का सीधा प्रसारण किया जाए। केजरीवाल ने एक्स पर विशेषाधिकार समिति को भेजी गई चिट्ठी को भी शेयर किया। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह लगातार तुष्टीकरण की राजनीति को हवा दे रहे हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की हत्या को लेकर संजय सिंह पीएम मोदी की चुप्पी से तिलमिला गए हैं। संजय सिंह लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसीलिए पीएम मोदी पर निशाना साध रहे हैं क्योंकि पीएम मोदी ईरान के समर्थन में और खामेनेई की हत्या पर चुप हैं। वहीं बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने एक्स पर एक बड़ा खुलासा कर विपक्ष को एक्सपोज कर दिया। कैसे ईरान ने 1965 और 1971 में पाकिस्तान को हमारे यानी भारत के खिलाफ लड़ने के लिए पैसे, विमान और हथियार दिए थे। वहीं इस खुलासे के बाद तिलमिलाए संजय सिंह ने एक्स पर लिखा कि अंधभक्त कल से ये बता रहे हैं कि 1965 और 1971 में ईरान ने पाकिस्तान का साथ दिया था, मगर क्या आपको मालूम है कि उस वक्त ईरान का शासक शाह रजा पहलवी अमेरिका का पिछलग्गू था? आखिर भाजपाई अंधभक्त ये क्यों नहीं बता रहे कि अमेरिका ने भारत के परमाणु परीक्षण का विरोध किया था, 1971 में खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया और भारत को धमकाया, 1965 में भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए, साथ ही ऑपरेशन सिंदूर में भारत पर टैरिफ लगाया, जबकि ईरान ने सस्ता तेल उपलब्ध कराने से लेकर हर संकट में हमारे देश का साथ दिया। दर्शकों, सवाल ये नहीं है कि उस वक्त ईरान का शासक कौन होगा, सवाल ये है कि जब ईरान ने पाकिस्तान की मदद की थी तो भारत क्यों ईरान का साथ देगा। लेकिन विपक्ष के लोग वोट बैंक के चक्कर में इस हद तक जा चुके हैं कि पाकिस्तान का साथ देने वाला ईरान के समर्थन में आंसू बहा रहे हैं। विपक्ष के लोग ये सब इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें वोट बैंक दिख रहा है। उन्हें सिर्फ वोट बैंक से मतलब है, लेकिन पीएम मोदी को राष्ट्र सेवा से मतलब है। दर्शकों, बिहार की सियासत में गुरुवार को एक बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिला। अब ये साफ हो गया है कि बिहार में नीतीश कुमार सीएम नहीं रहेंगे। अब बिहार में भी बीजेपी का सीएम बनना तय है। नीतीश के राज्यसभा जाने के बाद बिहार की बागडोर किसके हाथ में जाएगी, ये भी एकदम शीशे की तरह साफ है। नीतीश कुमार के इस चौंकाने वाले फैसले के बाद बिहार के अगले मुख्यमंत्री को लेकर कयासों का बाजार गर्म है। कहा जा रहा है कि इस बार बीजेपी का सीएम होगा। बीजेपी हमेशा अपने फैसलों से राजनीतिक पंडितों को हैरान करती रही है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में 3 बड़े नेताओं के नाम सीएम पद की रेस में सबसे ऊपर चल रहे हैं। खबर के मुताबिक बिहार सीएम पद के लिए बीजेपी नेतृत्व की तरफ से 3 नाम बढ़ा दिए गए हैं। इनमें पहला नाम फिलहाल डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का है, वहीं दूसरा नाम बिहार में मंत्री दिलीप जायसवाल का है, जबकि तीसरा नाम लोकसभा सांसद नित्यानंद राय का है। लेकिन इन तीनों के नाम में से एक के भी पूरी सहमति बनने में अगर थोड़ी सी भी दिक्कत हुई तो बीजेपी किसी नए नाम को आगे कर सकती है जो पूरी पार्टी को स्वीकार्य होगा। खबर के मुताबिक सम्राट चौधरी की दावेदारी मजबूत मानी जा रही है। बीजेपी के 89 विधायक हैं जो एनडीए में सबसे बड़ा दल है। सम्राट चौधरी के पास वित्त, स्वास्थ्य, शहरी विकास और गृह जैसे अहम विभाग है। वो बीजेपी विधायक दल के नेता भी है और संगठन में उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। जनवरी 2024 में नीतीश कुमार की सरकार में वो डिप्टी सीएम बने थे और 2025 के चुनाव के बाद फिर से इस पद पर बने रहे। गृह विभाग मिलना बीजेपी के लिए बड़ी बात मानी गई। वहीं सीएम बनने की रेस में विजय सिन्हा भी पीछे नहीं है। बीजेपी विधायक दल के नेता होने के कारण सम्राट चौधरी उनसे आगे माने जाते हैं। हालांकि सिन्हा अपनी आक्रामक शैली के लिए माने जाते हैं। वो तेजस्वी यादव के खिलाफ खुलकर बोलते रहते हैं। उनका काम करने का तरीका सख्त और सीधे एक्शन लेने वाला माना जाता है। वो भ्रष्टाचार के मामले में मौके पर ही अधिकारियों को सस्पेंड करने और माफियाओं पर कार्रवाई की बात करते हैं। विजय कुमार सिन्हा 2005 से लखीसराय से विधायक है। वो सिविल इंजीनियर रहे हैं और आरएसएस
एबीवीपी पृष्ठभूमि से आते हैं। छात्र राजनीति से आगे बढ़ते हुए 2020 से लेकर 2022 तक विधानसभा अध्यक्ष और फिर नेता प्रतिपक्ष रहे। वहीं अब बिहार में बीजेपी के सीएम बनने पर विपक्ष में खलबली मच गई है। कांग्रेस और आरजेडी बेचैन नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव को डर सताने लगा है कि अब बिहार में अगले 20 से 25 सालों तक बीजेपी को हराना मुश्किल हो सकता है। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि बीजेपी बिहार में जेडीयू को तोड़ देगी। यह फैसला जनहित के खिलाफ है। वहीं कांग्रेस भी तिलमिला गई है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि बिहार चुनाव प्रचार के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो बात बार बार कह रही थी वही अब सच साबित हो गई। G2 द्वारा रची गई साजिश के तहत बिहार में तख्ता पलट कर सत्ता पर कब्जा कर लिया गया है। कई मायनों में ये जनता के जनादेश के साथ बड़ा विश्वासघात है। तो देखा आपने कैसे बिहार में सत्ता परिवर्तन से विपक्ष तिलमिला गया है। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें